हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 10 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 10 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल का लोगो चेंज कर दिया गया है। आप लोगों को चैनल का ये नया लोगो कैसा लगा ये बताइएगा। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या यही लोगो यानी कि ऐसा ही लोगो ये अच्छा रहेगा या फिर जो पुराना फॉर्मेट चल रहा था वो सही है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ घर में इशू था, मैंने बताया था, जिसके कारण जुलाई के जो लास्ट वीक के करंट अफेयर का वीडियो है ये टाइमली अपलोड नहीं हो पाया था, लेकिन वो भी अपलोड हो चुका है। साथ ही जुलाई मंथ के टॉप 200 करंट अफेयर का ये जो कंप्लीट वीडियो है ये भी अपलोड हो चुका है कल ही। अब सारी चीज़ें टाइमली चलेंगी। अभी तक आप लोगों ने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम रिवीजन कर लेते हैं। आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश, तो देखिए संशोधन के बाद इसमें समझौता करने वाला पांचवा देश ये है जर्मनी, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। भारत ने किस देश को उपहार यानी कि एज अ गिफ्ट हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 30 एम्बुलेंस ये भेंट की है। हाल ही में जो मद्रास उच्च न्यायालय है इसने तमिलनाडु में ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष यानी कि ये जो एजुकेशन ईयर चलेगा 2021 से 22 तक का, तो इस शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा नीति यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसकी घोषणा लास्ट ईयर ही की गई थी, ये लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है कर्नाटक। तो ये सभी तो आप जानते ही हैं, लास्ट ईयर ही यानी कि 34 साल से जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति चली आ रही थी, अभी तक कौन सी फॉलो की जा रही थी? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 34 साल बाद इसमें बदलाव किया गया और 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। और यदि पूछा जाए कि किसके सुझाव पर की गई थी, तो ये की गई थी के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली एक समिति के सिफारिश पर। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी किसकी सिफारिश पर लाया गया था, तो ये लाया गया था विजय केलकर की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर। सेम ऐसे ही यदि आपसे पूछा जाए या पूछा जा भी सकता है कि ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है इसका सुझाव किसने दिया था, तो के कस्तूरी रंगन, इनका नाम आप याद रखेंगे। इसके कुछ की पॉइंट की यदि हम बात करें तो ये जो 10+2 का स्ट्रक्चर था, इसके स्थान पर एज कैटेगरी की यदि हम बात करें तो 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 एज के जो बच्चे हैं उनके लिए 5+3+3+4 ये वाला स्ट्रक्चर अपनाया गया है, आप लोगों को मालूम ही है। तो आप कह सकते हैं कि इसी के तहत यानी कि ये जो शैक्षणिक वर्ष है इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य ये बन गया है कर्नाटक ही। इसकी घोषणा भी हाल ही में यहाँ के उच्च शिक्षा मंत्री CN अश्वत्था नारायण के द्वारा की गई है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कर्नाटक की, इसकी राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर में ही भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय भी स्थित है। प्रसिद्ध IT कंपनी इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलोर में ही स्थित है। और टेस्ला ने भारत में अपना मुख्यालय ये बेंगलोर में ही स्थापित किया गया है। ये वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है। इसे ही भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? तो देखिए कर्नाटक के हाल ही में नए मुख्यमंत्री भी बने हैं और राज्यपाल भी बने हैं। मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल के रूप में थावर चंद गहलोत की नियुक्ति की गई है। कर्नाटक से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, जैसे कि हाल ही में यहाँ बेंगलोर से ई-व्हीकल योजना की शुरुआत की गई है। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बेंगलोर में। नीति आयोग के द्वारा जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया इसमें कर्नाटक टॉप पर रहा था। भारत का पहला चंदन संग्रहालय यहीं स्थापित किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा एडिशन होगा इसे कर्नाटक ही होस्ट करेगा, जबकि जो पहला एडिशन था ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के पहले राज्य की, तो कर्नाटक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो कृषि भूमि को लीज पर यानी कि पट्टे पर देने वाला ये भारत का पहला राज्य है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है।
जो केरल है ये डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। लास्ट 7 मंथ की करंट अफेयर की PDF ये अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। लगभग 440 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं उदित सर के द्वारा, आप जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य या यूटी में की जाएगी? तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि लद्दाख में ये जो नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित की जानी है इसका नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसी की मंजूरी दे दी गई है। लगभग 750 करोड़ की लागत से इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और देखा यह गया है कि हर साल लगभग 7 से 8 हज़ार छात्र एजुकेशन के लिए लद्दाख से बाहर जाते हैं। इन्हें बाहर जाना पड़ता है, इन्हें उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए अब यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये स्थापित होने जा रही है और इसी के लिए ये जो विधेयक है ये 6 अगस्त 2021 को ही ये लोकसभा में पारित किया गया। लद्दाख से रिलेटेड अब हम कुछ करंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी लास्ट वीक ही लद्दाख एक दो बार और न्यूज़ में आया था, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट मैंने आप लोगों को याद करवाए थे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसके जो उपराज्यपाल हैं ये है RK माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर। इन्हीं के द्वारा लद्दाख से यून टैब योजना इसकी शुरुआत की गई थी। 100% वैक्सीनेशन वाला ये भारत का पहला यूटी ये हाल ही में बना है। इसके अलावा भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट ये लद्दाख में ही स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हो रहे थे ये संपन्न हो चुके हैं। इसमें भारत का स्थान रहा है 48वां। तो देखिए भारत ने टोटल 7 मेडल अपने नाम किए हैं। इनके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले हम रैंकिंग के बारे में यदि डिस्कस करें तो इसमें टॉप पर रहा है USA, टोटल 113 मेडल के साथ इस लीडर बोर्ड में टॉप पर बना हुआ था USA, जिसने कि 39 गोल्ड जीते हैं, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल इसने अपने नाम किए हैं। इसके बाद चाइना 88 मेडल के साथ और जापान 58 मेडल के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है। भारत का स्थान इसमें क्या बताया है मैंने, ये रहा था 48वां। तो देखिए भारत के ये जो 7 दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को मेडल दिलाए हैं, इनके बारे में हम यदि बात करें तो सबसे पहले यदि हम बात करें मीराबाई चानू की। देखिए हम गोल्ड से स्टार्ट करेंगे ताकि सीक्वेंस में आप लोगों को याद हो सके। सबसे पहले यदि हम बात करें कि भारत को एकमात्र गोल्ड ये दिलाया नीरज चोपड़ा ने। जेवलिन थ्रो यानी कि ये भाला फेंक से रिलेटेड है, 1 गोल्ड मिला है। इसके बाद 2 सिल्वर मिला है। सिल्वर किसने किसने दिलाया है? मीराबाई चानू ने, ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। और दाहिया ने, पहलवान है, 1 गोल्ड हो गया, 2 सिल्वर, बाकी के 4 ब्रॉन्ज हैं। तो किसे मिला है ब्रॉन्ज? बजरंग पुनिया को, पहलवान है। PV सिंधु बैडमिंटन से, लवलीना बॉक्सर है और पुरुष हॉकी टीम इसने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एथलीट ने टोक्यो छोड़ने से मना कर दिया है? तो ये मना किया गया है बेलारूस की एक एथलीट है जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। इनका नाम है क्रिस्टसीना सिमानोस्काया। अभी जो टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुए हैं, ये संपन्न होने के बाद जो भी खिलाड़ी जिस जिस देश से आए थे इन्हें अपने देश में लौटना था, लेकिन इन्होंने लौटने से मना कर दिया और एयरपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया था। कारण ये बनता है कि ये अपने देश जाना क्यों नहीं चाहती। ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं और ये अब चाह रही हैं कि मुझे बेलारूस ना भेजा जाए। तो क्रिस्टीना के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो बेलारूसी ओलंपिक एसोसिएशन है इसके अधिकारी और कोचेस इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और ऐसी रेस में भागने के लिए इन्हें मजबूर कर रहे हैं जिस रेस में इन्होंने पहले कभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। 4x400 मीटर की जो ये रिले रेस है इसमें भाग लेने के लिए इन पर दबाव डाला जा रहा था। तो ये साफ साफ मना कर रही हैं कि मुझे अपने देश नहीं जाना है। इसके बाद टोक्यो में स्थित जो पोलैंड के दूतावास हैं इन्होंने मानवीय आधार पर अपने देश का वीज़ा इन्हें तो दे दिया है, साथ ही जो चेक रिपब्लिक है इसने भी इस एथलीट को यानी कि बेलारूस की ये जो एथलीट है इन्हें भी अपने देश का वीज़ा देने के लिए प्रस्ताव रखा है और ये फ़िलहाल यूरोप में रहने की इच्छा जता रही हैं। हालांकि बेलारूस ये भी एक यूरोपियन कंट्री ही है, इनके पास ऑप्शन है। चेक रिपब्लिकन ने भी अपना वीज़ा देने के लिए प्रस्ताव रखा है और पोलैंड ने भी एक तरह का प्रस्ताव या आप कह सकते हैं कि इन्हें अपना वीज़ा उपलब्ध करा ही दिया है।
तो अभी यदि हम बात करें बेलारूस की, जहाँ की ये खिलाड़ी हैं, इसकी कैपिटल है मिन्स्क, करेंसी है बेलारूसी रूबल, और कुछ समय पहले ही यहाँ के 6वीं बार यहाँ के प्रेसिडेंट जो कि बनाए गए थे एलेक्जेंडर लुकाशेंको। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलेगी? तो ये चलाई जाएगी हरियाणा में। जो उत्तरी रेलवे है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है दिल्ली में स्थित। इसकी ओर से सोनीपत जिंद रेलवे लाइन पर देश की ये जो पहली हाइड्रोजन ईंधन से पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ समय पहले ही जो इंडियन रेलवे है, इसके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि आने वाले समय में हम ज़ीरो कार्बन का उत्सर्जन करेंगे, और इसके लिए ये पूरी तरह से प्रयास भी कर रही है। सारी चीज़ें इसलिए की जा रही है ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। इसी के तहत देश की ये जो पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन है, ये लॉन्च की गई है हरियाणा में, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के बारे में ही। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल का नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बदले गए हैं। पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। अब कौन है? तो ये है बंडारू दत्तात्रेय। अब इसे आप समझेंगे। बंडारू दत्तात्रेय ये पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन अब ये हरियाणा के राज्यपाल बन गए हैं। जबकि अभी तक जो हरियाणा के राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य, इनकी नियुक्ति कहाँ कर दी गई है? त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में। हरियाणा से रिलेटेड यदि हम कुछ करंट के क्वेश्चन डिस्कस करें, तो भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज एटीएम, ये गुरुग्राम हरियाणा में ही स्थापित किया गया है। अब देखिए, यहाँ बात की जा रही है भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन की। वैसे ही मैं आप लोगों को कुछ मिलते जुलते फैक्ट बता देती हूँ। जैसे कि भारत की पहली किसान रेल पूछा जाए, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन रेल है, वैसे यदि हम बात करें किसान रेल की, तो भारत की जो पहली किसान रेल है, ये महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी। लेकिन यदि पूछा जाए कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, तो ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। और हाल ही के दिनों में ऑक्सीजन ट्रेन ये चर्चे में थी। तो भारत की जो पहली ऑक्सीजन ट्रेन है, ये विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच चलाई गई। तो ये सारी चीज़ें आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो कैबिनेट सचिव अभी तक कौन थे? राजीव गौबा। और अब इनके कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। राजीव गौबा, इनकी नियुक्ति अभी समाप्त हो ही रही थी, लेकिन अब ये 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। राजीव गौबा 1982 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, और 2 साल तक यानी कि 2017 से 19 तक ये केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। बाकी के ऑप्शन की यदि हम बात करें जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, अमिताभ कांत ये हैं नीति आयोग के सीईओ, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। साथ ही इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवान, इनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने ओलंपिक में कांस्य पदक विजेताओं को कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो बीसीसीआई के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इसकी सभी की कैटेगरी है, मैं बता देती हूँ। देखिए, बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं, इन्होंने घोषणा की है कि जिन्होंने गोल्ड जीता है, इकलौते एथलीट नीरज चोपड़ा, इन्होंने गोल्ड जीता है, तो इन्हें 1 करोड़ मिलेगा बीसीसीआई की तरफ से। इसके बाद 2 सिल्वर मेडल भारत ने जीते हैं, तो 2 लोग जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, मीराबाई चानू और रवि दाहिया, इन्हें 50-50 लाख देगी बीसीसीआई। इसके बाद बच गए 4 ब्रॉन्ज मेडल विजेता, पीवी सिंधु, लवलीना और बजरंग पुनिया। इन तीनों को तो 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पुरुष हॉकी टीम है, इस टीम को 1.25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, इन्हें तो इंडिविजुअल मिलेगा, सभी 1-1 हैं, लेकिन ये तो पूरी टीम है, इसलिए इसे 1.25 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है बीसीसीआई के द्वारा। तो अभी यदि हम बात करें बीसीसीआई की, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और बीसीसीआई के जो 39वें क्रम के अध्यक्ष है, इनका नाम क्या है? सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की जो नौसेना है, इसने अबू धाबी के तट पर एक द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है जायद तलवार, ये आयोजित किया है? तो यह आयोजित किया गया है इंडियन नेवी और यूएई की नेवी के द्वारा। दोनों देशों के बीच में जो आपसी तालमेल है,
इसे बढ़ाने के लिए एक तरह की एक्सरसाइज है जो कि दोनों ही देशों की नेवी ये आयोजित कर रही हैं। नाम है जायद तलवार। कहाँ कर रही हैं? तो इसका आयोजन किया जा रहा है अबू धाबी के तट पर। सबसे पहले यदि हम बात करें यूएई की, इसी की कैपिटल है अबू धाबी, और इसी अबू धाबी के पास ही क्या स्थापित किया गया है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला आप कह सकते हैं कि ये पहला अरब देश बन गया है। और दुबई ये यहीं स्थित है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा झूला स्थापित किया गया है। साथ ही लास्ट ईयर यूएई का मंगल मिशन चर्चे में था। पहला मंगल मिशन था होप मिशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था। और इसके अलावा यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करेंगे तो यूएई के द्वारा इसकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की भी घोषणा की गई थी। इनका नाम आप याद रखेंगे, नूरा अल मतरोशी। अगला क्वेश्चन है, गोगरा क्षेत्र जो कि हाल ही में चर्चे में था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख में। यदि आप मैप में देखेंगे तो अभी मैंने आप लोगों को लद्दाख की लोकेशन दिखाई भी थी। गलवान घाटी आप देख सकते हैं जो कि लास्ट ईयर चर्चे में था। भारतीय सेना और जो चाइनीज सेना है, इन दोनों के बीच में इसी गलवान वैली में झड़प देखने को मिली थी। और कुछ यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये है गोगरा। ये हाल ही के दिनों में चर्चे में था। क्यों चर्चे में था? क्योंकि जो भारतीय सेना है और यानी कि भारत और चीन ने दोनों ने ऐसा फैसला किया है कि पूर्वी लद्दाख में स्थित ये जो गोगरा क्षेत्र है, इस गोगरा क्षेत्र से अपने सैनिकों को हटा दिया जाएगा। और ये कदम भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच जो वार्ता हुई, इसके 12वें दौर के बाद, यानी कि 12 बार ये बैठक आयोजित की गई इस पर वार्तालाप करने के लिए, और ये डिसीजन निकल कर के सामने आया है कि इस जगह को खाली कर देना चाहिए, यानी कि अपने सैनिकों को, अपने सैनिकों को यहाँ से हटा देना चाहिए। ये जो घटना है लद्दाख की है। लद्दाख के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये कब मनाया गया? तो ये हर साल 10 अगस्त को, यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। अच्छा, यहाँ से आप लोगों के दिमाग में सवाल आना चाहिए कि बायोफ्यूल ये होते क्या हैं? तो सिंपली आप कह सकते हैं कि प्लांट या एनिमल से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं, इनसे बनने वाला जो ईंधन होता है, यही बायोफ्यूल कहलाता है। जबकि आप लोगों ने बायो एथेनॉल सुना होगा, ये भी हालांकि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था। तो जो शुगर केन होता है, शुगर केन का फर्मेंटेशन यानी कि इसका किण्वन करके एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये तो राजस्थान है, जबकि एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये बिहार है। और जो बायोफ्यूल आप कह सकते हैं, ये इको फ्रेंडली होता है, कम खर्च भी आता है, और ये वायु प्रदूषण भी नहीं करता, जिसके कारण इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो इसी के महत्व के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए 10 अगस्त को हर साल मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 में हुआ था, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में करो या मरो का नारा दिया गया था। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ने इसकी 6वीं वर्षगांठ मनाई है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। हिरोशिमा जो कि जापान में स्थित है, परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था नीरज चोपड़ा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इन्होंने भारत को मेडल जिताया है, भारत का नाम रोशन किया है। तो इन पर जो पैसों की बारिश है ये तो अभी शुरू हुई है, जारी रहेगी। अभी हमने बीसीसीआई के बारे में डिस्कस किया, कई राज्य सरकारें ऐसा फैसला कर भी रही हैं। तो अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस राज्य के द्वारा इन्हें इतनी राशि ये दी जाएगी। तो वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।